जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूं रवि प्रताप सिंह सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल की मदद से आपके पास। और मैं आपको बूस्टर डोज प्लस सीरीज जो है हम ये शुरू करने वाले हैं भूगोल की। और इसमें हम कम से कम 2000 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य में सौरमंडल का लगभग द्रव्यमान मौजूद होता है मेरे दोस्तों, कितना होता है बताइए। तो मेरे दोस्तों, सूर्य में सौरमंडल का लगभग द्रव्यमान मौजूद होता है, बताइए। पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा 75%, तीसरा 99.8% और चौथा ऑप्शन है 50%। बताइए कौन सा हल होगा इसका। तो मेरे दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन होगा तीसरा सही, 99.8%। अब मेरे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, हमारी पृथ्वी मौजूद है मेरे दोस्तों, ये बतानी है देवयानी आकाशगंगा में, दुग्ध मेखला आकाशगंगा में, लघु मैग्नेलिक मेघ आकाशगंगा में और चौथा ऑप्शन है बृहद मैग्नेलिक मेघ आकाशगंगा में। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर कौन सा होगा बताना है आपको। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर होगा दूसरा, दुग्ध मेखला आकाशगंगा में। कौन सा? दुग्ध मेखला आकाशगंगा में। आइए मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आकाशगंगा में भुजाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 5 होती हैं, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा 3। बताइए कितनी भुजाएं होती हैं मेरे दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं मेरे दोस्तों? 3 भुजाएं होती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4। देखिए मेरे दोस्तों, आप जो है मेरे साथ पढ़ते रहिए और आप अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइए, मॉक टेस्ट की तरह लीजिए इसे। और आप जो है नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में अंडाकार दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं कुल आकाशगंगाओं का होती हैं। तो मेरे दोस्तों बताना है कितनी होती हैं। तो इसका उत्तर है मेरे दोस्तों 2/3। वैसे ऑप्शन 3/4, 1/4, 5/8, 2/3। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन सही है इसका, 2/3 भाग। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए अगले प्रश्न की ओर, 5वें प्रश्न की ओर। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की पड़ोसी आकाशगंगा है। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर बताना है आपको, बृहद मैग्नेलिक मेघ, दीर्घ मैग्नेलिक मेघ, देवयानी या एंड्रोमेडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों देवयानी या एंड्रोमेडा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न है, आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। बताइए मेरे दोस्तों, अंडाकार, गोलाकार, अनियमिताकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, अनियमिताकार, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमिताकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार, अनियमिताकार। तो मेरे दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका होगा मेरे दोस्तों अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7वें प्रश्न की ओर। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कुल आकाशगंगाओं का होती हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कुल आकाशगंगाओं का कितना भाग होती हैं, ये बताना है। 5/6 भाग, 1/4 भाग, 3/4 भाग या 1/8 भाग। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1/4 भाग। कितना होगा मेरे दोस्तों? इसका उत्तर होगा 1/4 भाग। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा का आकार है। जो हमारी दोस्तों आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है, तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा का आकार बताना है कैसा है। तो मेरे दोस्तों, सर्पिलाकार है या अंडाकार है या गोलाकार है या अनियमिताकार है। तो मेरे दोस्तों, इसका उत्तर होगा सर्पिलाकार। पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9वें प्रश्न की ओर। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा में सूर्य मौजूद है प्रथम भुजा में, द्वितीय भुजा में, चतुर्थ भुजा में, तृतीय भुजा में। तो मेरे दोस्तों बताना है। देखिए मेरे दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय भुजा में। और द्वितीय भुजा की भी उपभुजा में स्थित है हमारा सूर्य। अगला प्रश्न, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, हमारा सूर्य कितनी दूरी पर मौजूद है आकाशगंगा के केंद्र से? 20,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष या 50,000 प्रकाश वर्ष। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों 30,000 प्रकाश वर्ष। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, 11वें प्रश्न की ओर। देखिए मेरे दोस्तों, 11वां प्रश्न है,
आकाशगंगाओं के सबसे छोटे ग्रुप को कहते हैं। आकाशगंगाओं का जो ग्रुप होता है सबसे छोटा, उसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर, सर्कुलर ग्रुप, लोकल ग्रुप या क्लस्टर। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए। देखिए मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन है तीसरा, लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगाओं के लोकल ग्रुप के समूह को क्या कहा जाता है? मेरे दोस्तों जब छोटी छोटी मतलब आकाशगंगाओं का छोटा सा ग्रुप लोकल ग्रुप होता है, और जब लोकल ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न। तो इसका उत्तर बताइए। सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, लोकल ग्रुप, ब्रह्मांड। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा क्लस्टर। क्या होगा मेरे दोस्तों? क्लस्टर, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, हमारी आकाशगंगा तथा हमारी पृथ्वी किस सुपर क्लस्टर में मौजूद है? तो मेरे दोस्तों मैगेलेनिक सुपर क्लस्टर, ल्यानियाकी सुपर क्लस्टर और एंड्रोमेडा सुपर क्लस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों दूसरा ऑप्शन होगा, ल्यानियाकी सुपर क्लस्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं मेरे दोस्तों, देखिए जब आकाशगंगाओं का छोटा सा ग्रुप होता है, समझ लीजिए जब ये छोटा सा ग्रुप होता है, देखिए ये छोटा सा ग्रुप होगा, देखिए ये छोटा सा ग्रुप होगा, तो इसे कहेंगे मेरे दोस्तों लोकल ग्रुप। और फिर आकाशगंगाओं का जब मेरे दोस्तों लोकल ग्रुप से मिलकर बनती हैं आकाशगंगाएं, जब लोकल ग्रुप बहुत सारे हो जाते हैं तब उसको कहते हैं क्लस्टर, और जब क्लस्टरों का समूह हो जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों अब पढ़ते हैं 14वां प्रश्न, ब्रह्मांड उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। मेरे दोस्तों बताइए, थॉमस गोल्डबर्ग हर्मनबाडी, डॉक्टर एलन संडेज, जॉर्ज लेमेतेयर, गैलीलियो। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों जॉर्ज लेमेतेयर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों 15वां प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित साम्यावस्था सिद्धांत दिया था। मेरे दोस्तों साम्यावस्था सिद्धांत की बात चल रही है, तो साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है थॉमस गोल्ड एवं हर्मनबाडी, दूसरा है डॉक्टर एलन संडेज, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है कापरनिकस। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा थॉमस गोल्ड एवं हर्मनबाडी। पहला ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत दिया था। तो मेरे दोस्तों बताइए, जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था, रॉबर्ट वैगनर ने दिया था, कापरनिकस ने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों दोलन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेज ने, चौथा ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, ब्रह्मांड की भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? तो ब्रह्मांड की भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? जॉर्ज लेमेतेयर ने, निकोलस कापरनिकस ने, विलियम हर्शेल ने या क्लॉडियस टॉलमी ने। देखिए मेरे दोस्तों भू केंद्रित मतलब पृथ्वी केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड के, ये वाली अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी क्लॉडियस टॉलमी ने। किसने दी थी मेरे दोस्तों? क्लॉडियस टॉलमी ने। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? तो मेरे दोस्तों सूर्य केंद्रित समझ गए आप, इसका मतलब सूर्य केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड के, यह अवधारणा किसने दी थी? एडविन पावेल हब्बल ने, निकोलस कापरनिकस ने, विलियम हर्शेल ने, क्लॉडियस टॉलमी ने। तो मेरे दोस्तों इसको दिया था निकोलस कापरनिकस ने। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, सबसे पहले किसने बताया कि सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? ठीक है, यानी कि जो हमारा सौरमंडल है केवल एक अंश है किसका? आकाशगंगा का। ये किसने बताया था सबसे पहले? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, विलियम हर्शेल ने, निकोलस कापरनिकस ने, गैलीलियो ने या बारामीहिर ने। तो मेरे दोस्तों ये बताया था विलियम हर्शेल ने। किसने बताया था मेरे दोस्तों? विलियम हर्शेल ने। पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने बताया मेरे दोस्तों कि ब्रह्मांड फैल रहा है? कापरनिकस ने बताया, टॉलमी ने बताया, गैलीलियो ने बताया या एडविन पावेल हब्बल ने बताया? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा मेरे दोस्तों चौथा ऑप्शन, एडविन पावेल हब्बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों 21वां प्रश्न, किन्होंने कापरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है? ठीक है, तो बताइए मेरे दोस्तों, आर्यभट्ट ने, बारामीहिर ने, अरस्तू ने, टॉलमी ने। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये हमारे भारत के ही जो है खगोल शास्त्री थे बारामीहिर, इन्होंने जो है सबसे पहले बता दिया था, बारामीहिर ने। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। आगे प्रश्न चलता है मेरे दोस्तों 22वें प्रश्न की ओर, आदि तारे का एक अन्य नाम है।
मेरे दोस्तों आदि तारे का क्या नाम होता है? जवान तारा, पहला तारा, भ्रूण तारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा भ्रूण तारा, इसको प्रोटोस्टार भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 23वां प्रश्न, एक जवान तारे में सबसे अधिक गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें सबसे अधिक मात्रा में होती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व नियॉन। तो मेरे दोस्तों इसमें होगा पहला ऑप्शन हाइड्रोजन व हीलियम। मेरे दोस्तों हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बाकी बहुत अल्प मात्रा में गैसें मौजूद हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, जवान तारे में हाइड्रोजन की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है बताना है मेरे दोस्तों? 70%, 90%, 50%, 40%। तो मेरे दोस्तों जवान तारे में हाइड्रोजन की मात्रा होती है लगभग 70%। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न, एक जवान तारे में हीलियम की मात्रा होती है मेरे दोस्तों बताना है 50%, 60%, 40%, 28%। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा चौथा ऑप्शन 28%। बहुत ही सुंदर मेरे दोस्तों, ऐसे ही लगाते रहिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट में नीचे कि आपने कितना स्कोर किया। और मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे दोस्तों अगर आपको अच्छे से अगर भूगोल पढ़ना है, अगर क्लासें अच्छे से पूरा कोर्स तैयार करना है, पूरा कोर्स लेना है, पूरा कोर्स देखना है, तो मेरे दोस्तों जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। और मेरे दोस्तों जल्दी हम शुरू करने वाले हैं यूपी स्पेशल। तो देखिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, तारों की ऊर्जा का कारण कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा बाष्पन, चौथा संघनन। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, तारे के जीवन चक्र से संबंधित सौर सीमा किसने दी थी? कापरनिकस ने दी थी, स्टीफन हॉकिंस ने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी या कापरनिकस ने? मेरे दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है इसको कट कर दीजिए, कापरनिकस 2 जगह हो गया है गलती से, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं या इनमें से कोई नहीं रख सकते हैं। तो तारे के जीवन चक्र से संबंधित सौर सीमा किसने दी थी मेरे दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही है, एस चंद्रशेखर। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों 28वां प्रश्न, एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई चंद्रशेखर सौर सीमा का मान है, बताइए। 1.55 सौर गुना, 2.50 सौर गुना, 1.44 सौर गुना, 1.66 सौर गुना। तो बताइए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपने मेरी क्लासें देखी हैं तो मेरे दोस्तों आप आसानी से जो है इन प्रश्नों को हल कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और डीप ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अंदर से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर, तभी आप पेपर उठा के देखते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि जीए और जीके कितनी हार्ड है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अब इसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है 1.44 सौर गुना, 1.44 सौर गुना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 29वें प्रश्न की ओर। यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर गुना के बराबर हो या कम हो तो वह तारा बदलता है। ठीक है, अगर किसी तारे का द्रव्यमान मेरे दोस्तों 1.44 सौर गुना, यहाँ सौर गुना से मतलब हमारे सूर्य के द्रव्यमान से मेरे दोस्तों 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के गुना का मतलब है यहाँ पर के बराबर हो या कम हो तो वह तारा बदलता है। या तो बराबर हो इतना या इससे कम हो तो किस में बदलेगा मेरे दोस्तों बताना है। पहला ऑप्शन श्वेत वामन के बाद काला वामन, पीला वामन के बाद काला वामन, श्वेत वामन के बाद ब्लैक होल में, काला वामन के बाद ब्लैक होल में। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों श्वेत वामन के बाद काला वामन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, यदि किसी तारे के द्रव्यमान 1.44 सौर गुना से अधिक हो या कई गुना अधिक हो तो इसमें कौन सा विस्फोट होता है। अगर मेरे दोस्तों किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर गुना से अधिक हो या कई गुना अधिक हो तो मेरे दोस्तों कौन सा विस्फोट होता है जब तारा नष्ट होता है। तो मेरे दोस्तों इसमें बताइए। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन विस्फोट, दूसरा है प्रोटॉन विस्फोट, तीसरा है ब्लैक होल विस्फोट, चौथा है सुपरनोवा विस्फोट। तो मेरे दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बताइए। तो इसमें होगा सुपरनोवा विस्फोट, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों,
31वां प्रश्न 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट हो और उसका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान के 3 गुना के अंदर हो तो वो तारा बनेगा। अगर मेरे दोस्तों सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है और 1.44 सौर द्रव्यमान के 3 गुना के अंदर वह तारा होता है अवशेष तारा, तो बताइए क्या बनेगा? प्रोटॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ब्लैक होल बनेगा या लाल दानव बनेगा? तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन होगा दूसरा, न्यूट्रॉन तारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 32वां प्रश्न, न्यूट्रॉन तारे को और क्या कहते हैं? ये वाला प्रश्न है। प्रोटॉन तारा, बौना तारा, श्वेत बौना तारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों बताइए न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों पल्सर स्टार। क्या होगा मेरे दोस्तों? पल्सर स्टार। देखिए ये है पल्सर तारा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 33वां प्रश्न, यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर गुना के 3 गुना से अधिक हो तो वह तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनेगा। मतलब मेरे दोस्तों अगर उसका अवशेष द्रव्यमान 1.44 सौर गुना के 3 गुना से अधिक हो तो क्या बन जाएगा ये बताना है। काला बौना तारा, श्वेत बौना तारा, ब्लैक होल कृष्ण बीवर या न्यूट्रॉन तारा? तो बताओ मेरे दोस्तों 3 गुना से अधिक हो तो क्या बनेगा? ब्लैक होल या कृष्ण बीवर। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? ब्लैक होल या कृष्ण बीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न 34 प्रश्न है, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, फॉसिल स्टार, काला वामन तारा, श्वेत वामन तारा, रक्त दानव तारा, ब्लैक होल? तो मेरे दोस्तों इसको कहते हैं श्वेत वामन तारा को, श्वेत वामन तारा को कहते हैं जीवाश्म तारा। 35वां प्रश्न, हमारे सौरमंडल पृथ्वी के सूर्य, हमारे सौरमंडल यानी सौरमंडल कह लीजिए या पृथ्वी कह लीजिए के सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा मौजूद है। यानी हमारे सौरमंडल में या पृथ्वी के सूर्य के बाद कौन सा नज़दीक तारा है ये पूछा है। डार्क स्टार है, ध्रुव तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? इसका होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की हमारे सौरमंडल पृथ्वी से लगभग दूरी है। ठीक है, या तो पृथ्वी से कह लीजिए सौरमंडल से कितनी दूरी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की? 4.5 प्रकाश वर्ष, 2.4 प्रकाश वर्ष, 7.5 प्रकाश वर्ष, 9.0 प्रकाश वर्ष? तो इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों पहला, 4.5 प्रकाश वर्ष सही है। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारी पृथ्वी सौरमंडल से सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा है। तो ध्रुव तारा है मेरे दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, साइरस या डार्क स्टार है या HD 140283 है। मतलब समझ लीजिए दोस्तों सूर्य के बाद तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहला सबसे नज़दीक तारा है, उसके बाद दूसरा नज़दीक तारा कौन सा है सूर्य के बाद? तो है साइरस या डार्क स्टार। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, साइरस या डार्क स्टार मेरे दोस्तों, साइरस या डार्क स्टार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे चमकीला दिखने वाला तारा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे चमकीला दिखने वाला तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ध्रुव तारा है, HD 140283 है या साइरस या डार्क स्टार है? तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला तारा। मेरे दोस्तों कोई ग्रह नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया तारा। तो इसका उत्तर होगा साइरस या डार्क स्टार, साइरस या डार्क स्टार चौथा ऑप्शन सही है। 39वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं मेरे दोस्तों। नीले रंग के तारे का तापमान लगभग होता है, जो नीले रंग का तारा होता है उसका तापमान कितना होता है? 50,000 से 28,000 केल्विन, 10,000 से 7,500 केल्विन, 6,000 से 4,900 केल्विन, 3,500 से 2,000 केल्विन? बताइए मेरे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा पहला सही, 50,000 से 28,000 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वें प्रश्न की ओर। लाल रंग के तारे का तापमान लगभग होता है मेरे दोस्तों, बताना है 6,000 से 4,900 केल्विन, 3,500 से 2,000 केल्विन, 10,000 से 7,500 केल्विन, 50,000 से 28,000 केल्विन? तो मेरे दोस्तों बताइए कौन सा होगा? तो लाल रंग के तारे का तापमान होता है 3,500 से 2,000 केल्विन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 41वां प्रश्न, पीत या पीले रंग के तारे का तापमान होता है मेरे दोस्तों, बताना है 10,000 से 7,500 केल्विन, 50,000 से 28,000 केल्विन, 6,000 से 4,900 केल्विन, 3,500 से 2,000 केल्विन? बताइए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों सही
6000 से 4900 केल्विन पीले रंग के तारे का तापमान। आइए मेरे दोस्तों 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों 42वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, श्वेत रंग के तारे का तापमान लगभग होता है 50,000 से 28,000 केल्विन, 3,500 से 2,000 केल्विन, 6,000 से 4,900 केल्विन, 10,000 से 7,500 केल्विन। बताओ मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका, श्वेत रंग के तारे का। तो मेरे दोस्तों इसका ऑप्शन है चौथा सही, 10,000 से 7,500 केल्विन, 10,000 से 7,500 केल्विन। मेरे दोस्तों इस वीडियो को आप चलाकर छोड़ दीजिएगा, अगर आप किसी काम में लग रहे हैं तब भी आपको इसको सुन सकते हैं और आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों मेहनत कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 43वां, प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। दोस्तों इसका उत्तर बताना है, प्रकाश वर्ष कह लीजिए या प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है ये बताना है। 4.8 × 10⁻12 किलोमीटर, 5.4 × 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। देखिए मेरे दोस्तों किलोमीटर में अगर है तो किलोमीटर में आएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर यही मेरे दोस्तों मीटर में होता तो आता 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर मेरे दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में दूरी होती है, देखिए मेरे दोस्तों अब मीटर में आ गई है, 9.46 × 10⁻12 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻17 मीटर, 9.46 × 10⁻20 मीटर। देखिए मेरे दोस्तों अब इसका उत्तर बताइए, तो आएगा इसका 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 45वां प्रश्न, खगोलीय इकाई दूरी क्या है। बताइए मेरे दोस्तों खगोलीय इकाई दूरी क्या है। सूर्य और मंगल के बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, या सौरमंडल का व्यास है, या आकाशगंगा का व्यास है। बताइए क्या दूरी है ये खगोलीय इकाई। तो मेरे दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों 46वें प्रश्न, एक खगोलीय इकाई में दूरी होती है लगभग। बताओ मेरे दोस्तों कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है। 20.46 करोड़ किलोमीटर, 15.46 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 30.46 करोड़ किलोमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका दोस्तों मेरे उत्तर होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये खगोलीय इकाई की दूरी है। अगले प्रश्न की ओर 47वां आपकी स्क्रीन पर, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। हेक्टोमीटर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या पारसेक। बताइए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। मेरे दोस्तों पारसेक है। बहुत से बच्चे इसमें प्रकाश वर्ष लगाएंगे, नहीं मेरे दोस्तों प्रकाश वर्ष नहीं, यहाँ पारसेक आएगा। 48 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, एक पारसेक में लगभग होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.75 प्रकाश वर्ष, 9.46 प्रकाश वर्ष, 14.96 प्रकाश वर्ष। तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलिए मेरे दोस्तों 49। मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो में केवल 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी, वीडियो रहेगी और कम से कम मेरे दोस्तों इसमें 2000 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं इस सीरीज में। बूस्टर डोज प्लस सीरीज है ये, जो आपको हर एग्जाम में बूस्ट करेगी। 49 प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष में खगोलीय इकाई होती हैं, कितनी होती हैं बताना है मेरे दोस्तों। 9.46 × 10⁻15 मीटर, 63.24 × 10⁻3 मीटर, 5.878 × 10⁻12 मीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब मेरे दोस्तों यह 5वां प्रश्न है या 5वां ऑप्शन है 2 व 3 दोनों। तो इसका मेरे दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा बताना है आपको। तो इसका होगा 2 व 3, 5वां ऑप्शन सही होगा। यानी एक प्रकाश वर्ष में खगोलीय इकाई में, एक प्रकाश वर्ष में कितनी खगोलीय इकाई होती हैं। 63.24 × 10⁻3 मीटर, 63.24 × 10⁻3 मीटर और मेरे दोस्तों 5.87 × 10⁻12 मील। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों।
भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर एस चंद्रशेखर व W.A. फाउलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इसकी सन बतानी है, कौन सी डेट है, डेट नहीं सॉरी, कौन सा जो है सन है, 1983 है, 1995 है, ईयर बताना है, 1983 है, 1995 है, 1948 है, 1947 है। तो मेरे दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1983 इसका ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।